हेलो स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है अकबर का, मुगल बादशाह अकबर। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी मुगल बादशाहों में यदि देखा जाए तो अकबर सबसे महान माना जाता है। न केवल आपका मुगल बादशाहों में बल्कि देखा जाए तो आपका मध्यकालीन शासकों में सबसे महान शासक अकबर को माना जाता है। यूं कहा जाए कि दिल्ली मतलब ये मध्यकालीन के साथ साथ में आपका भारतीय इतिहास का एक महान शासक अकबर था, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अकबर ने हिंदुस्तान में एक नई तरीके की शासन प्रणाली को शुरू किया, एक नए आपका कल्चर की शुरुआत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अकबर यानी कि सबसे कम पढ़ा लिखा था लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था, क्योंकि उसको जिंदगी का बहुत ज्यादा अनुभव था। अकबर, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसका चित्र अकबर का। इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यानी कि अकबर को पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और इसका जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 को आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का जन्म उस समय हुआ था जब यानी कि हुमायूं भारत से निर्वासित होकर के आपका भटक रहा था। उस समय आपके सिंध के राजा आपके वीर साल ने उसको अपने महल में शरण दी थी, और यहीं पर यानी कि हमीदा बानो के गर्भ से उसका जन्म हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माँ का नाम मरियम मकानी था। अकबर की कई पत्नियां थीं, जिनमें रुकैया बेगम, बेगम साहिबा, सलीमा सुल्तान बेगम साहिबा, मरियम उज्जवानी बेगम साहिबा और जोधाबाई। इसमें आपकी जो सबसे पहली पत्नी थी इसकी, वो थी रुकैया बेगम। ये रुकैया बेगम के साथ में उसकी शादी आपकी 1551 में हुई थी, और ये आपका काबुल की रुकैया से शादी हुई थी। महारानी रुकैया जो थी उनके चाचा हिंदाल मिर्जा की बेटी थी, और ये उसकी पहली पत्नी थी और मुख्य पत्नी भी थी। अकबर को आपका और नामों से भी जाना जाता है। अकबर को अकबर-ए-आज़म, शहंशाह अकबर तथा महाबली शहंशाह के नाम से भी अकबर को जाना जाता है। अकबर का टाइम पीरियड टोटल जो है वो 27 जनवरी 1556 से ये स्टार्ट हुआ है, ये गद्दी पर बैठा, और 27 अक्टूबर आपका 1605 तक ये शासक रहा। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक बैरम खान ने पंजाब स्थित गुरदासपुर के निकट कलानौर में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया था। यानी कि आपका जिस समय हुमायूं शासक था उस समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खान के साथ में ये पंजाब में एक विद्रोह का दमन करने के लिए गया था। उसी समय आपके कलानौर नामक स्थान पर ये जैसे समाचार मिला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो बैरम खान ने एक चबूतरा बना करके कलानौर में ही आपका अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को करवा दिया था। इस तरह से आपका अकबर बादशाह बन गया। और अकबर जिस समय बादशाह बना था उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष 4 माह थी। कितनी? 13 वर्ष 4 माह उसकी उम्र थी। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, क्योंकि आपका हुमायूं की मृत्यु के बाद आपकी दिल्ली की गद्दी पर आदिल शाह के सेनापति आपके हेमू ने अधिकार कर लिया था, और हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। और इस प्रकार से आपका मुगलों से कुछ समय के लिए यानी कि ये राज्य छिन गया था, और हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम सम्राट था। और हुमायूं की मृत्यु के बाद जब दिल्ली की गद्दी पर हेमू का अधिकार हो गया, तो फिर यानी कि आपका दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के लिए बैरम खान ने पंजाब से दिल्ली की ओर कूच किया सेना लेकर के। तो इसलिए स्वाभाविक था कि दोनों के बीच में युद्ध होना है। तो इधर आपकी पंजाब से बैरम खान अकबर अपनी सेना लेकर के आगे बढ़े, और इधर दिल्ली से आपका यानी कि हेमू अपनी सेना लेकर के आगे बढ़ा, और हरियाणा में आकर के पानीपत के मैदान में दोनों का मुकाबला हुआ। और ये आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। ये आपका 5 नवंबर
1556 को युद्ध हुआ था और इस युद्ध में आपका बहुत ही भयानक युद्ध हुआ और इसमें दिल्ली के जो अफगान शासक आदिल शाह के जो वीर हिंदू सेनानायक हेमचंद जो था, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसका हेमू इसको बोलते हैं, और अकबर की मुगल सेना के बीच में मुकाबला हुआ। हेमू युद्ध क्षेत्र में मुगल सेनापति बैरम खां की कूटनीति चाल से हार गया। उसमें क्या हुआ कि आंख में एक तीर लग गया था, इसकी वजह से हेमू की सेना बिखर गई और उसे हार का सामना करना पड़ा और बाद में हेमू को पकड़ के उसकी हत्या भी कर दी गई थी। तो ये पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद फिर यानी कि दिल्ली की गद्दी पर मुगलों का अधिकार हो गया और मुगल बादशाह अकबर बन गया। अब मुगल बादशाह अकबर का हम एम्पायर देखते हैं। इसमें आपका मुगल बादशाह अकबर का जो ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये आपका गोंडवाना जो आपका एमपी में है और इसके बाद आपका ये गुजरात, मालवा और गुजरात, मालवा और ये फिर आपका राजस्थान का पूरा क्षेत्र और ये राजस्थान में जैसलमेर वगैरह और सिंध और इसके बाद आपका ये पाकिस्तान में और ये एरिया जीतने के बाद इधर आपका ये कश्मीर वगैरह का हिस्सा जीत करके और आपका इधर आपका बंगाल, बिहार तक यानी कि पूरा एरिया उसका था और इधर आपका उड़ीसा, एक काफी बड़ा जो क्षेत्र था वो यानी कि आपका अकबर का साम्राज्य था। इसमें आपको जो पिंक कलर का देख पा रहे हैं, ये बाद में ये पिंक कलर का ये है, ये बाद में आपका औरंगजेब ने बढ़ाया था और ये बाबर का था जो ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं। तो ये अकबर का काफी बड़ा साम्राज्य था। अब देखते हैं, ये अकबर है आपका। अकबर ने सम्राट बनने पर अपने संरक्षक बैरम खां को वजीर के पद पर नियुक्त किया। उस समय यानी कि सबसे सुल्तान के बाद, बादशाह के बाद बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, वजीर की हुआ करती थी और इन्होंने इसको खाने खाना की उपाधि दी। ये खाने खाना की आपकी सैनिक के रूप में सबसे बड़ी, सेनापति के रूप में सबसे बड़ी उपाधि होती थी और ये आपका अकबर है और ये आपका बैरम खां है। बैरम खां आपके यानी कि अकबर के पिता हुमायूं का भी सेनापति था और उसने इसको अकबर का संरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया था। बैरम खां की मृत्यु मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटक नामक स्थान पर यानी कि मुबारक खां नामक युवक ने हत्या कर दी थी। यानी कि इसमें यह था कि जब अकबर बड़ा होने लगा था तो फिर यानी कि बैरम खां उसको कमांड देता था, उसको अच्छा नहीं लगता था, तो धीमे धीमे यानी कि अकबर ने उसको यानी कि एक ये कहा कि आप धीमे से यानी कि आप चाहें तो आपके पास में दो ऑप्शन है, ये तो आप इनकी जागीर लेकर के कहीं के जागीरदार बन जाइए या फिर आप इनकी हज की यात्रा पर चले जाइए। तो इसलिए बैरम खां ने हज की यात्रा पर जाना स्वीकार किया और जब वो हज की यात्रा पर जा रहा था तभी पाटन नामक स्थान पर एक आपका अफगान युवक था जिसका नाम था मुबारक खां। इस मुबारक खां ने आपकी बैरम खां की हत्या कर दी। ये मुबारक खां वही था अफगान युवक जो मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसके पिता मारे गए थे, तो इसलिए वो यानी कि बैरम खां को जिम्मेदार मानता था, इस वजह से उसने बैरम खां की हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार से आपका बैरम खां की हत्या कर दी गई और आपका बैरम खां जो कि बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे थे अकबर के लिए, वो खत्म हो गए। इसके बाद बैरम खां की मृत्यु के बाद यानी कि आपका 1560 से लेकर के 1562 तक अकबर के संबंधियों तथा हरम की स्त्रियों का शासन पर बहुत अधिक प्रभाव रहा। ये इस टाइम पीरियड को आपका यानी कि 1560 से लेकर के 1562 का जो टाइम पीरियड है,
इसको इतिहासकारों ने नाम दिया पेटीकोट शासन अथवा यानी कि पर्दा शासन, और ये आपका 1560 से लेकर के 1562 तक चलता रहा। लेकिन बाद में इसकी जो मेन थी वो यानी कि अकबर की धाया माँ थी महाम अनगा, जिसने यानी कि अकबर का बचपन में पालन पोषण किया था, उसकी देखरेख की थी। तो महान अनगा का वो बहुत सम्मान करता था। जब उसकी मृत्यु हो गई तो फिर यानी कि ये हरम का भी प्रभाव उसके ऊपर समाप्त हो चुका था। इसके बाद आपका हम देखते हैं अकबर ने जब पूरी तरह से ये 62 में स्वतंत्र हो गया, फिर उसके बाद उसने कई स्वतंत्र निर्णय लेना स्टार्ट किए और उसने कई चीज़ों को समाप्त कर दिया था। जैसे आपका 1562 में उसने गुलाम प्रथा को समाप्त कर दिया, यानी कि जो युद्धबंदी होते थे उनको यानी कि गुलाम बना लिया जाता था। तो इस प्रथा को अकबर ने 1562 में समाप्त कर दिया। इसके बाद आपका 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, यानी कि हिंदू लोग जो तीर्थ यात्रा पर विभिन्न यानी कि तीर्थ स्थानों पर जाते थे, तो उस यानी कि तीर्थ यात्रा पर उसने रोक लगा दी। उसके बाद 1564 में अकबर ने यानी कि जजिया कर जो हिंदुओं से लिया जाता था, उस जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो इस दो कामों से यानी कि आपका तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देने से और जजिया कर को समाप्त कर देने से अकबर हिंदुओं के बीच में काफी लोकप्रिय हो गया था। और उसके बाद 1565 में उसने यानी कि धर्म परिवर्तन पर भी पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि कई लोगों को यानी कि हिंदू से मुसलमान बनाया गया था। इस प्रकार से वो धर्म परिवर्तन पर भी उसने पाबंदी लगा दी। अकबर की अब हम देखते हैं विजय। अकबर एक महान साम्राज्य निर्माता था। उसके दादा बाबर ने यानी कि भारत में साम्राज्य निर्माण का काम शुरू किया था, मुगल सल्तनत को स्थापित किया था। इसके बाद उसके पिता हुमायूं के द्वारा कुछ साम्राज्य को बढ़ाया गया, लेकिन बाद में हुमायूं को अपदस्थ कर दिया गया या यानी कि भारत से निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। फिर जब अकबर 1556 में मुगल बादशाह बना तो उसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का विचार बनाया। इसी की वजह से हिंदुस्तान की राज्यों को उसने जीत करके अपने राज्य में शामिल किया। तो सबसे पहले उसने उत्तर भारत पर विजय करनी प्रारंभ की। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से उसने क्षेत्रों को जीता। मालवा को उसने जीता, और उसके बाद आमेर, ये आपका राजस्थान में है। यहाँ के राजा भारमल थे, इनकी बेटी जोधाबाई थी। इन्होंने आकर के स्वयं यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद गोंडवाना, ये आपका मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में, जबलपुर क्षेत्र में है। यहाँ पर रानी दुर्गावती शासिका थी। और मेवाड़, ये आपका राजस्थान में चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र जो है वहां पर मेवाड़ राज था और सिसोदिया वंश के राजाओं का शासन था। इसके बाद आपका बूंदी, ये भी आपका राजस्थान में है। और कालिंजर, ये यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में आपका कालिंजर, यहाँ पर आपके चंदेल वंश के राजाओं का शासन था। गुजरात, ये आपका यहाँ पर मुस्लिम शासकों का शासन था। और बंगाल और बिहार, ये भी अकबर ने जीत करके अपने राज्य में शामिल कर लिए थे। ये काबुल जो यानी कि बाबर का यानी कि राज था, ये बाद में यानी कि छिन गया था और बाद में काबुल को भी जीत करके अकबर ने अपने मुगल साम्राज्य में शामिल किया। कश्मीर, ये भी यानी कि पहली विजय थी जो कश्मीर को जीत करके दोबारा से यानी कि मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया। पहले दिल्ली सल्तनत में भी ये था, लेकिन बाद में स्वतंत्र हो गया था कश्मीर, और अकबर ने इसको जीत करके मुगल साम्राज्य में शामिल किया था। तो इस प्रकार से ये सारी उत्तर भारत की महत्वपूर्ण विजय हैं जो अकबर के विभिन्न सेनापतियों के द्वारा की गई थी। राजस्थान विजय, अकबर की राजस्थान विजय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये है कि राजस्थान के राजपूत राज थे, वो सदैव इनकी स्वतंत्र ही रहना चाहते थे। अकबर ने इनको अपनी राजपूत नीति के माध्यम से इनकी मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। और राजस्थान की विजयों में उसकी जो महत्वपूर्ण विजय हैं उनको हम देखते हैं कि राजस्थान के जो राजपूत राज हैं वो अपने पराक्रम और यानी कि अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर ने राजपूतों के प्रति विशेष नीति का अपनाया था।
उन राजपूत शासकों से मित्रता और वैवाहिक संबंध स्थापित किए जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और किंतु जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की उनसे युद्ध के द्वारा अधीनता स्वीकार करवाने का प्रयत्न किया। ठीक है, राजपूतों के प्रति उसने एक विशेष नीति का अनुसरण ये इसलिए किया था क्योंकि राजपूतों का यदि उसको साथ मिल जाता तो फिर यानी कि वो पूरे हिंदुस्तान पर अधिकार कर सकता था। सबसे पहले आमेर के राजा, जयपुर के पास में आमेर जो है, ये 1562 में आमेर के राजा भारमल थे। आमेर के राजा भारमल ऐसा शासक था जिसने अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और बाद में अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह कर दिया था। अकबर क्या है कि हर साल यानी कि आपके आगरा से अजमेर के लिए यानी कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहां पर यात्रा करने के लिए जाता था। उसी समय बीच में आकर के जो आमेर के शासक हैं आपके भारमल, उन्होंने आकर के मुलाकात की और अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था और बाद में अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह यानी कि अकबर से कर दिया था। तो इस टाइप से अकबर यानी कि के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत जो शासक था वो आमेर का कछवाए वंश का शासक भारमल था। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका अकबर और जोधाबाई का विवाह भी कर दिया गया था। मेवाड़, राजपूतों में दूसरा यानी कि प्रमुख जो राजवंश था वो आपका सिसोदिया राजवंश था मेवाड़ का, और इस मेवाड़ के यानी कि सिसोदिया वंश के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। वो सदैव उसका विरोध करते रहे थे। और सबसे पहले आपका जो अकबर का समकालीन मेवाड़ शासक था सिसोदिया वंश का पहले राणा उदय सिंह था। राणा उदय सिंह जो राणा संग्राम सिंह का बेटा था, इसने अकबर सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस वजह से यानी कि आपका इसमें युद्ध हुआ मुगलों में और अकबर ने यानी कि मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया था। और इस 1567 के आक्रमण में उदय सिंह की सुरक्षा का जो घेरा था, दो राजपूत योद्धा थे जयमल और फत्ता, इनके हाथों में था और इनके उदय सिंह को उन्होंने जो अरावली की पहाड़ियां थी उसमें निकाल दिया था। लेकिन ये दोनों जो वीर थे जयमल फत्ता यानी कि वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इसके बाद यानी कि आपका अकबर ने यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में राजपूतों का कत्लेआम कर दिया था। अकबर ने किले पर अधिकार करने के बाद 30,000 यानी कि राजपूतों का कत्लेआम किया था। ये यानी कि अकबर की विजयों पर यानी कि बहुत बड़ा एक दब्बा माना जाता है। और इस दब्बे को मिटाने के लिए अकबर ने फिर यानी कि जो दो आपके राजपूत योद्धा थे जयमल और फत्ता, इनकी यानी कि वीरता की स्मृति में आपके आगरा के किले के बाहर यानी कि पत्थर की मूर्तियां स्थापित करवाई थी। तो ये यानी कि एकमात्र यानी कि ऐसा है कि जिसमें बहुत बड़ी संख्या में राजपूतों का उसने कत्लेआम करवा दिया था। इसके बाद आपका मेवाड़ की राजधानी और चित्तौड़ पर यानी कि 1568 में किले पर अधिकार कर लिया गया। फिर आपका रणथंभौर विजय, ये रणथंभौर के किले पर आपका हाड़ा जो राजपूत थे, हाड़ा वंश के सुरजन राय, उनका अधिकार था। और अकबर ने आपका 18 मार्च 1569 में इस किले पर अधिकार कर लिया। इस किले पर आपके रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया। इस तरह से आपके यानी कि आमेर, चित्तौड़ और रणथंभौर ये अभी तक यानी कि अकबर का अधिकार हो गया। इसके बाद आपका कालिंजर, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका कालिंजर है। कालिंजर में आपका ये यूपी के बांदा में ये कालिंजर है। यहाँ पर बहुत ऊंचा किला है और इस किले पर रीवा के राजा रामचंद्र का अधिकार था। और मुगल सेना ने ये मजनू खां के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया और कालिंजर पर अधिकार कर लिया था। और रामचंद्र को इलाहाबाद के पास यानी कि एक जागीर देकर के उसको अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार से कालिंजर की विजय भी हुई। गुजरात विजय,
गुजरात ये आपका उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि राज था, और अकबर ने अपने अधिकार में करने के लिए बहुत उत्सुक रहता था, और इसीलिए आपका 1572 में अकबर ने स्वयं यानी कि इसको जीतने का जिम्मा लिया था, और यानी कि आपका 1572 में वो गुजरात पहुंचा था। और गुजरात उस समय यानी कि यहाँ का जो शासक था मुजफ्फर खां अख्तरी था, और ये लगभग 1.5 महीने के संघर्ष के बाद जाकर के 1573 में ये यानी कि उसको जीत पाया था। सूरत, अहमदाबाद और कैम्बे पर उसका अधिकार हो गया था, और इस सूरत विजय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार उसने यानी कि यहाँ पर समुद्र को देखा था, और इसी गुजरात विजय की याद में बाद में उसने यानी कि ये आपका फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ये आपका बुलंद दरवाजा इसी गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने करवाया था। और गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से भी मिला था, और यहाँ पर ही सबसे पहले उसने गुजरात विजय के बाद आपका काफी महत्वपूर्ण युद्ध है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। ये हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में मुगल बादशाह अकबर की सेना और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेना की तरफ से यानी कि आपका जो राजा मानसिंह थे, आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे आपके, इसमें राणा प्रताप और यानी कि दूसरा आपका मानसिंह, इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। लेकिन और इसमें दूसरे यानी कि सेनापति मुगल सेना के थे वो आसिफ खां थे। इस युद्ध में मानसिंह ने आपका यानी कि महाराणा प्रताप को हरा दिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने यानी कि अकबर की अधीनता या मुगल अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि जंगलों में रह करके लगातार वो संघर्ष करते रहे थे। ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध है। उसके बाद है आपकी काबुल विजय। अकबर की काबुल विजय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपका जो काबुल में मिर्जा हकीम, जो रिश्ते में अकबर का यानी कि सौतेला भाई था, वो शासन यहाँ पर कर रहा था। कौन कर रहा था? मिर्जा हकीम। ये अकबर का सौतेला भाई था, जो यानी कि काबुल पर स्वतंत्र शासक के रूप में कर रहा था। ये सम्राट बनने की आकांक्षा में उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। किसने? मिर्जा हकीम ने। उसके विद्रोह को कुचलने के लिए अकबर ने 8 फरवरी आपका 1581 को एक बहुत बड़ी सेना यानी कि अफगानिस्तान की ओर भेजी। अकबर के आने का समाचार सुनकर मिर्जा हाकिम काबुल की ओर वापस चला गया। कहां से? पंजाब से। पंजाब से यानी कि वो काबुल की तरफ वापस चला गया, और 10 अगस्त आपका 1581 में आपका अकबर ने मिर्जा की बहन जो थी वक्तुन्निसा बेगम को काबुल की सूबेदारी दी थी। यानी कि आपका मिर्जा हाकिम को हटा करके और उसकी जो बहन थी वक्तुन्निसा बेगम, उसको यानी कि काबुल का सूबेदार बना दिया। बाद में यानी कि अकबर ने काबुल को अपने साम्राज्य में मानसिंह को मिला करके मानसिंह को वहां का सूबेदार बना दिया। तो इस प्रकार से पहले यानी कि उसको काबुल को जीता, मिर्जा हाकिम को हटा करके उसकी बहन को वहां का सूबेदार बना दिया, फिर बाद में पूरी तरीके से आपका मुगल साम्राज्य में काबुल को मिला लिया गया और मानसिंह को यानी कि वहां का सूबेदार बना दिया गया। ये काफी महत्वपूर्ण विजय थी अकबर की। चलिए, कश्मीर विजय। कश्मीर विजय अकबर की बहुत ही महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। अकबर की कश्मीर विजय जो है, इसको विजय करने के लिए आपका भगवान दास और काशिम खां के नेतृत्व में आपकी मुगल सेना भेजी गई थी, और मुगल सेना ने थोड़े संघर्ष के बाद यहाँ के शासक जो कश्मीर के थे यूसुफ खां, उनको बंदी बना लिया। बाद में यूसुफ खां के लड़के याकूब ने संघर्ष की शुरुआत की, किंतु श्रीनगर में हुए विद्रोह के कारण उसे मुगल सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। किसको? याकूब को। और आपका बाद में जाकर के 1586 में कश्मीर का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। लेकिन इस आपकी विजय के दौरान
आपके अकबर के बहुत ही नजदीकी थे, नवरत्नों में थे आपके बीरबल, उनकी यानी कि यूसुफ जातियों से संघर्ष करते हुए डेथ हो गई थी कश्मीर विजय के समय। ये अकबर की उत्तर भारत की महत्वपूर्ण विजय है। इसके बाद हम और विजयों को देख लेते हैं। इसमें आपका एक टेबल दी गई है, इसमें ये राज्य दिए गए हैं जिनको अकबर ने जीता। वहाँ का कौन राजा था उस समय जब जीता गया उस स्टेट को, और उस स्टेट को जीतने के लिए कौन से मुगल सेनापति को भेजा गया था। तो इसमें सबसे पहले यानी कि अकबर की जो विजय है वो मालवा विजय है, और उस समय मालवा का जो शासक था वो बाज बहादुर था। ये रानी रूपमती और बाज बहादुर बहुत ही फेमस कैरेक्टर रहे हैं। और इस विजय को करने के लिए अकबर ने जो अपनी धाय माँ थी महामनगा, उसके बेटे आदम खां और पीर मोहम्मद, ये दो सेनापतियों को भेजा था। इसमें बाज बहादुर को यानी कि हरा करके और उसको अरेस्ट करके आगरा लाया गया था, और अकबर ने बाज बहादुर को 2000 का मनसब दे दिया था। गोंडवाना, ये आपका 1564 में गोंडवाना को जीता गया था, और यहाँ जो शासक था वो वीर नारायण था। चूंकि एक बालक था, ये रानी दुर्गावती का बेटा था, तो रानी दुर्गावती संरक्षिका के रूप में यहाँ काम कर रही थी। और यहाँ पर विजय करने के लिए अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को भेजा था। आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना को जीत लिया गया था, और रानी दुर्गावती इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी। ये वीरगति को प्राप्त हुई, इन्होंने खुद यानी कि अपनी कटार से मुंह करके हत्या कर ली थी। इसके बाद है आपके आमिर। आमेर के राजा जो भारमल थे, इन्होंने 1562 में आपके यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, क्योंकि अकबर खुद यहाँ से निकल रहा था आपके अजमेर के लिए, तभी यानी कि भारमल ने आकर के अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह उसके साथ कर दिया था। मेड़ता 1562 में, ये आपका वहाँ का राजा जयमल था, उसको यानी कि 1562 में अकबर ने अपने सेनापति सरफुद्दीन को भेज करके मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद आपकी मेवाड़ विजय, ये 1568 में मेवाड़ विजय हुई थी। इसमें वहाँ के राजा उदय सिंह ने उसको मेवाड़ को जीता था, और इस समय यानी कि अकबर स्वयं यानी कि मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। और इस विजय के दौरान यानी कि अकबर ने बहुत बड़ा यानी कि नरसंहार किया था। इसमें बहुत बड़ी संख्या में राजपूतों को उसने मार डाला था, ये 1568 में। इसी विजय के दौरान यानी कि उदय सिंह के दो सेनापति थे, जयमल और फत्ता, जो विजय गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए थे मेवाड़ की दोबारा से, यानी कि आपका 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप जो उसमें शासक बन गए थे, उनको हराने के लिए मान सिंह और असफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी गई थी। और इस युद्ध में आपके मेवाड़ के शासक राणा प्रताप हार गए, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और वो यानी कि अपनी सेना लेकर के जंगलों में चले गए थे और वहीं से मुगल सेना के खिलाफ संघर्ष करते रहते। रणथंभौर विजय आपकी ये 1569 में हुई थी, और उसमें वहाँ का राजा हाड़ा वंश का राजपूत राजा सुरजन राय था, और इसको हराने के लिए अकबर ने अपने सेनापति भगवान दास और अकबर को मतलब अकबर खुद गया था, और यानी कि वहाँ पर जो भगवान दास को भी साथ में ले गया था। कालिंजर विजय, ये आपकी यानी कि आपका यूपी में कालिंजर है, वहाँ पर यानी कि उसमें रीवा का राजा रामचंद्र शासन कर रहा था, और इसको जीतने के लिए मजनू खां काकशाह को भेजा गया था। इसने रामचंद्र को पराजित करके और कालिंजर के किले पर अधिकार कर लिया था। बाद में रामचंद्र को इलाहाबाद के पास में एक छोटी सी जागीर दे दी गई थी। मारवाड़, मारवाड़ यानी कि ये आपका 1570 में इसको जीता गया था, और उस समय यानी कि वहाँ का राजा यानी कि राव चंद्रसेन था। इसने भी यानी कि अकबर की अधीनता अपनी मर्जी से स्वीकार कर ली थी। तो इस प्रकार से ये आपके कई शासक हैं जिनको अकबर ने जीत करके अपने सेनापतियों के माध्यम से अपने राज्य में शामिल करवाया, और कई यानी कि राजपूतों ने अपनी अधीनता स्वयं मर्जी से स्वीकार कर ली थी। इसके बाद बंगाल और बिहार की विजय, ये बंगाल और बिहार ये आपके
काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेट थे। यहाँ पर यानी कि मुस्लिम शासन चल रहा था। तो दाऊद खां यहाँ का शासक था और मुअन्नम खान खाना को भेज करके बंगाल और बिहार को जीत लिया गया था। काबुल काबुल में यानी कि उस समय अकबर का सौतेला भाई आपका जो था मिर्जा हकीम मिर्जा, वो यानी कि शासन कर रहा था। तो मिर्जा हकीम को हरा करके और बाद में उसकी बहन मुतनिक शाह को यानी कि वहाँ की सूबेदारी दे दी गई थी, लेकिन बाद में फिर यानी कि उसको पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। कश्मीर, ये आपका अकबर ने 1586 में कश्मीर को जीता था। यहाँ पर यूसुफ जाति के लोग शासन कर रहे थे और यहाँ का जो पहला शासक था यूसुफ खां, इसको यानी कि अधीन कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसका बेटा जो था यकूफ खां, उसने विद्रोह कर दिया था और बाद में यकूफ खां को भी भगवान दास और कासिम खान ने, जो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उनको पराजित करके कश्मीर को अपने मिला लिया था। इसके बाद है सिंध विजय 1591 में, यानी कि सिंध में वहाँ की जो शासक थी जानी बेगम, उसको हराने के लिए आपकी मुगल सेना अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में भेजी गई थी और आपका 1591 में सिंध को भी जीत लिया गया था। इसके बाद आपकी उड़ीसा विजय, ये उड़ीसा को आपको 1591 में जीता गया। उसमें वहाँ का जो शासक था वो निसार खां था और इस निसार खां को हराने के लिए अकबर ने अपना सेनापति मानसिंह को भेजा था। इसके बाद है आपका बिलूचिस्तान। बिलूचिस्तान ये आपका जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, इसको आपका 1595 में जीता गया था। उस समय वहाँ की जो शासिका थी वो आपकी पन्नी अफगान थी और इसको जीतने के लिए अकबर ने मीर मासूम को सेनापति बना करके भेजा था। कंधार, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में है, इसको यानी कि इसी वर्ष आपका 1595 में जीता गया था और इस समय यहाँ का जो शासक था मुजफ्फर हुसैन मिर्जा था और इसको हराने के लिए अकबर ने शाह बेग को सेनापति बना करके भेजा था। इसके बाद आपकी खानदेश की विजय, ये आपके दक्षिण भारत की विजय है। 1591 में अली खां यहाँ का शासक था और इसने अपनी अधीनता मर्जी से स्वीकार कर ली थी। दौलताबाद, जो आज महाराष्ट्र में है, 1599 में इसको जीता था। उस समय वहाँ की शासिका आपकी चांद बीवी थी और इसको हराने के लिए आपके समय समय पर कई सेनापति भेजे गए। पहले मुराद को, फिर रहीम को, फिर अबुल फजल और फिर बाद में अकबर पहुंचा था। अहमदनगर, इसको 1600 में अकबर ने जीता। यहाँ का जो शासक था बहादुर शाह था और यहाँ पर इनकी चांद बीवी उसकी सहयोगी थी। असीरगढ़, ये इसकी लास्ट विजय थी 1601 में, इसने असीरगढ़ को जीता। उस समय यानी कि वहाँ का शासक मीरन बहादुर था और अकबर का ये अंतिम अभियान था। अकबर इसमें स्वयं गया था। ये अकबर की सारी विजय है जो ब्रीफ में थी। ये दक्षिण भारत के जो राज्य थे उस समय, इनमें से ये बाबर जो है खानदेश को जीत पाया था। अहमदनगर की जो चांद बीबी उसको जीता था और बाद में इन सभी राज्यों को औरंगजेब के द्वारा जीता गया। अकबर की दक्षिण विजय के बारे में हम देखते हैं। अकबर की दक्षिण विजय काफी महत्वपूर्ण है और इसमें अकबर ने दक्षिण के राज्यों में खानदेश और आपका अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा को यानी कि अधीन करने के लिए 1591 में एक दूतमंडल दक्षिण की ओर भेजा और मुगल सीमा के सर्वाधिक नजदीक होने के कारण खानदेश जो था उसने स्वयं यानी कि उसका अधिपत्य मुगल का स्वीकार कर लिया था और खानदेश मतलब असीगढ़ को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस असीगढ़ जो वर्तमान में है आपके मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसको यानी कि अकबर ने जीत लिया था।
अहमदनगर विजय। अकबर की अहमदनगर जो विजय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपका 1593 में ये अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए अब्दुल रहीम खान खाना और मुराद इन दोनों को भेजा था, और चांद बीबी ने इब्राहिम के अल्पायु पुत्र आपको बहादुर शाह को सुल्तान घोषित कर दिया था, और उसकी संरक्षिका बन करके ये चांद बीबी वहां पर शासन कर रही थी। और इसको हराने के लिए यानी कि मुगल सेना अब्दुल रहीम खान खाना और मुराद के नेतृत्व में भेजी गई थी। इसने अहमदनगर को जीत लिया था। इसकी अंतिम विजय है वो अशीगढ़ विजय है। वो 1601 में अशीगढ़ को अकबर ने जीता था, और इसके बाद फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अब आपकी राजपूत नीति को हम समझते हैं कि अकबर की राजपूत नीति क्या थी। आपके मुगल बादशाह अकबर ने हिंदुस्तान में अपने साम्राज्य को स्थायी रखने के लिए और साम्राज्य विस्तार के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो राजनीतिक शक्ति थी राजपूतों को अपने फेवर में करने की कोशिश की। तो उसने राजपूतों को अपने फेवर में करने के लिए दो तरह की नीति अपनाई। एक ऐसे राजपूत राज्यों को चुना जो स्वयं अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए थे, और उनके साथ स्थायी संबंध बनाने के लिए अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और दूसरे ऐसे राज्य जो अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, तो अकबर ने उनके खिलाफ इनकी युद्ध की नीति अपनाई। अकबर की राजपूत नीति बड़ी सोच समझ के उसको अपनाया था, और अकबर ने खास बात ये थी कि राजपूतों से शत्रुता के स्थान पर मित्रता करने का प्रयास किया था। और अकबर की राजपूत नीति एकदम से दमन और समझौते पर आधारित थी। राजपूतों ने मुगलों से दोस्ती और वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने आप को सुरक्षित कर लिया था। और अकबर ने कुछ राजपूत राजाओं जैसे भगवान दास, राजा मानसिंह, बीरबल और आपका टोडरमल, इन सभी को उच्च यानी कि मनसब दे करके उनको सम्मानित किया था। और अकबर ने सभी राजपूत राजाओं से स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया। उनके राज्य में शाही सिक्कों का प्रचलन कर दिया था। परंतु औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा हिंदुओं को ऊंचे पदों पर मनसबदारी पर नियुक्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने हिंदुओं मनसबदारों को तो ज्यादा अपॉइंट किया, लेकिन राजपूतों को कहीं ना कहीं उसने रुष्ट कर दिया था। इसी वजह से मुगल साम्राज्य का उसी के समय से पतन भी प्रारंभ हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे आपकी अकबर की धार्मिक नीति। देखिए, अकबर वैसे तो आपका इस्लाम धर्म को मानने वाला था, लेकिन इसके धार्मिक विचारों में आप देखते हैं कि उसके जीवन काल में क्रमिक रूप से परिवर्तन हुआ है। और इसके हम धार्मिक जीवन को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला इसका जो काल है वो आपका 1556 से लेकर के 1575 तक है। और इस टाइम पीरियड में वो टाइम पीरियड है अकबर का जब अकबर यानी कि इस्लाम धर्म का अनुयायी है, इस्लाम धर्म को मानता है पूरी तरीके से। और फिर दूसरा टाइम पीरियड अकबर का आता है 1575 से लेकर के 1582 तक। ये अकबर का वो टाइम पीरियड है जब अकबर यानी कि धार्मिक तौर पर बहुत ही यानी कि क्रांतिकारी काल कहा जाता है इसका। और अकबर धार्मिक तौर पर उसके दिमाग में बड़ी हलचल रहती है, और इसके लिए वो यानी कि 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने की स्थापना करता है। और इस इबादत खाने में वो इस्लाम धर्म के प्रमुख विद्वानों को बुलाता है और उनसे चर्चा करता है। लेकिन वो देखता है कि कहीं ना कहीं आपके जितने भी मुल्ला मौलवी उसमें शामिल होते हैं, उलेमा वर्ग के लोग शामिल होते हैं, धार्मिक व्याख्या में अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। इस वजह से उसने अब क्या किया कि अपने इबादत खाने को 1578 में अन्य धर्म के यानी कि विद्वानों के लिए भी खोल दिया, जिसमें आपके हिंदू धर्म के लोग भी विद्वानों को बुलाया, सिख धर्म के लोगों को भी बुलाया, और ईसाई, जैन, इथोइस्ट, उसने सभी धर्म के लोगों को बुला करके और यानी कि आपकी इस धर्म
संसद को इसने बना दिया, इबादत खाने को, और यहाँ पर यानी कि चर्चा होने लगी। जब उसने सभी धर्म के लोगों के विचारों को सुना और सुनने के बाद उसने यही निष्कर्ष निकाला कि सभी धर्म जो है मानवता का संदेश देते हैं, सभी धर्मों में अच्छी बातें होती हैं। तो इसी के आधार पर उसने फिर आपका 1582 में आपका दीन इलाही धर्म की शुरुआत कर दी। तो ये आपका 1582 से लेकर के और जब तक वो उसका जीवन रहा, जिंदा रहा, ये आपका अकबर का धार्मिक जीवन का तृतीय काल माना जाता है। और इस टाइम पीरियड में पूरी तरह से वो आपका दीन इलाही धर्म का पालन करता है और उसको राजकीय धर्म के रूप में लागू कर देता है। और इस अकबर की धार्मिक नीति को सुलह कुल की नीति के नाम से जाना जाता है। यानी कि सुलह कुल का मतलब ये है कि सभी यानी कि धर्म और जाति के लोगों में एक आपका सहिष्णुता की नीति को अपनाते हुए, समझौता करते हुए, यानी कि इस नीति को उसने फॉलो किया था। दीन इलाही धर्म ये अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया आपका धर्म था, जो 1582 में इसको स्टार्ट किया गया था। तब इसको तौहीद इलाही कहा जाता था। तौहीद इलाही का मतलब होता है कि आपका अल्लाह का धर्म, और बाद में इसको दीन इलाही का नाम कर दिया गया, यानी कि गरीबों का धर्म, क्योंकि ज़्यादातर आपके निम्न जाति और यानी कि गरीब लोगों ने इसको काफ़ी अपनाया था। और ये आपका एकेश्वरवाद का धर्म है, और इसको यानी कि अकबर ने अपना राजकीय धर्म घोषित कर दिया था। और अकबर के द्वारा जो अबुल फजल थे उनको इसका मुख्य पुरोहित बनाया गया था। यदि कोई भी व्यक्ति यानी कि आपका दीन इलाही धर्म को अडॉप्ट करता था तो वो यानी कि उसकी दीक्षा आपके अबुल फजल के द्वारा दी जाती थी, और अबुल फजल के द्वारा यानी कि अकबर का एक फ़ोटो दे दिया जाता था और दीन इलाही धर्म की प्रमुख बातों को उस व्यक्ति को बता दिया जाता था। लेकिन दीन इलाही धर्म के बारे में खास बात यह है कि इसको किसी बड़े राजा ने अडॉप्ट नहीं किया था। सिर्फ यानी कि बीरबल एक ऐसे थे जो अकबर के काफ़ी नज़दीक थे, और इसको उन्होंने यानी कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर लिया था। एक बार आपका अकबर के सेनापति, जो मुख्य सेनापति थे मान सिंह, उनको यानी कि अकबर ने दीन इलाही धर्म को अडॉप्ट करने के लिए कहा था, तो उन्होंने उसको यानी कि दीन इलाही धर्म को अपनाने से मना कर दिया था। लेकिन अकबर ने किसी भी व्यक्ति पर इसको थोपने की कोशिश नहीं की। इस प्रकार से उसका मन मर्जी से जो भी अडॉप्ट करना चाहता था वही दीन इलाही धर्म को अपनाता था। और इसी दीन इलाही धर्म को प्रारंभ करने के एक वर्ष बाद ही अकबर ने 1583 में एक नया कैलेंडर भी जारी किया था, जिसको इलाही सम्मत के नाम से जाना जाता था। और अकबर ने जैन धर्म के जो आचार्य थे हरिविजय सूरी, इनको जगत गुरु की उपाधि दी थी, क्योंकि वो सभी धर्म के लोगों का सम्मान करता था। और ये जैन आचार्य थे हरिविजय सूरी, इनका भी बहुत वो सम्मान करता था। अब हम पढ़ते हैं अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न वो हैं जो अकबर ने अपने दरबार में अलग अलग क्षेत्रों के महान जो विद्वान थे उनको यानी कि अपने दरबार में स्थापित किया था। और इन 9 विशेष दरबारी लोगों को ही यानी कि अकबर के नवरत्न कहा जाता है। और अकबर के नवरत्नों का आप यानी कि ये सीन देख सकते हैं स्क्रीन पर जो दिख रहा है। और ये आपके अकबर के नवरत्न जो हैं, इनमें पहला आपका था अबुल फजल। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, उसका मुख्य पुरोहित के रूप में आपका अबुल फजल था। और 1602 में यानी कि 1602 में जहांगीर के कहने पर दक्षिण से जब आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में ही आपके ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने ग्वालियर के पास आंतरी में इसकी हत्या कर दी थी। और ये इसकी हत्या जब की गई थी तो वीर सिंह बुंदेला ने इसकी पेट में तलवार भोंक करके इसकी आंतें निकाल दी थी, तो जिससे इसकी जगह जहां इसकी डेथ हुई थी उसका नाम आंतरी हो गया। और यहीं पर आंतरी में ग्वालियर के पास में इसका मकबरा बना हुआ है। ये आपका अबुल फजल का चित्र है। फैजी, ये आपका अबुल फजल का बड़ा भाई था और ये फारसी भाषा में कविताएं करता था। और अकबर ने अपने बेटे के गणित के शिक्षक के रूप में इसको फैजी को अपॉइंट किया था। और
अकबर ने इसको राज कवि के पद पर भी अपॉइंट किया था। अकबर ने अबुल फजल के बड़े भाई फैजी को आपके राज कवि के पद पर भी अपॉइंट किया था। और ये दीन इलाही का कट्टर समर्थक था फैजी। और 1595 में इसकी डेथ हो गई थी फैजी की। मियां तानसेन। मियां तानसेन का जन्म आपका, ये बहुत बड़े संगीतकार थे अकबर के दरबार में, और इनको संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता था। और इनका जन्म ग्वालियर के पास बेहट नामक स्थान पर हुआ था। और इनका पूरा नाम था रामतनु पांडे। और अकबर ने तानसेन को रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार से यहाँ लेकर के आया था आगरा। और तानसेन ने कई रागों का निर्माण करवाया था, जिनमें आपका ध्रुपद गायन का विकास भी आपका तानसेन के द्वारा किया गया था। अकबर ने तानसेन को उपाधि जो दी थी वो दी थी कंठाभरण विलास, कंठाभरण वाणी विलास की इसने अकबर ने इसको उपाधि दी थी। और इसके द्वारा कई आपकी बुक भी लिखी गई, जिनमें आपका मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंग, ये जो बुक है इम्पोर्टेंट बुक, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कांडा, ये आपकी तानसेन की प्रमुख बुक्स थी। और उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ये आपके वैसे ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में मोहम्मद गौस से प्रभावित होकर के इन्होंने, तानसेन ने आपका इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ये आपके तानसेन। इनका दीपक राग गायने में बहुत ज्यादा ये आपके महारत इनको हासिल थी। और इसी दीपक राग के गायन के दौरान ये इनके शरीर में आग सी जल पड़ी और ये बीमार रहने लगे। इसके बाद इनकी डेथ हो गई। और इनको इनके इच्छा अनुसार आगरा से ग्वालियर ला करके इनको यहीं पर दफनाया गया। मोहम्मद गौस जो उनके गुरु हैं, उन्हीं के पास, उनके मकबरे के पास में आज यानी कि तानसेन का मकबरा यहीं पर ग्वालियर में है। टोडरमल, ये उत्तर प्रदेश के एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। और ये प्रारंभ में आपका शेरशाह सूरी की नौकरी में थे। और शेरशाह की नौकरी के दौरान इन्होंने वहां पर राजस्व सुधार किए थे। और बाद में ये अकबर के दरबार में, अकबर की सेवा में 1562 में पहुंच गए थे। और आपका 4 हजारी मनसब इनको दिया गया था टोडरमल को। और 1572 में गुजरात का दीवान भी इनको बनाया गया। और 1582 में इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। और ये दीवाने अशरफ के पद पर कार्य करते हुए इन्होंने आपके कई भूमि सुधार के काम भी किए थे। दीवाने अशरफ के पद पर ये अपॉइंट हुए थे। और टोडरमल ने एक सैनिक और सेनानायक के रूप में भी कार्य किया था। और आपकी 1589 में ये टोडरमल की डेथ हो गई थी। ये आपका टोडरमल का क्षेत्र है। बीरबल, ये अकबर के बहुत ही नजदीक थे। और ये आपका, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कालपी में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम महेश दास था। और इसकी छवि अकबर के दरबार में एक कुशल वक्ता के रूप में, कहानीकार के रूप में, कवि के रूप में थी। और अकबर ने इनसे प्रभावित होकर के इनको कविराज की उपाधि दी थी और राजा की उपाधि भी प्रदान की थी। इनको 2000 का मनसब भी दिया गया था। और 1583 में बीरबल को न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया गया था। लेकिन आपका 1586 में यूसुफ जो जातियों का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को दबाने के लिए जब ये गए थे तो आपकी इनकी हत्या कर दी गई थी बीरबल की।
मान सिंह, ये आपके आमेर के राजा भारमल के बेटे भगवान दास के पुत्र थे, यानी कि आपके आमेर के राजा भारमल के ये पुत्र थे। और इनका साम्राज्य विस्तार में बहुत बड़ा, अकबर का साम्राज्य बढ़ाने में काफी बड़ा हाथ था। ये अकबर के मुख्य सेनापति थे और मान सिंह से अच्छे संबंध होने के कारण अकबर ने हिंदुओं के साथ उदारता का व्यवहार करते हुए जजिया कर को समाप्त कर दिया था। काबुल, बिहार, बंगाल आदि स्थानों पर मान सिंह ने सफल सैनिक अभियान किए थे और इनको सबसे बड़ा मनसब उस समय मिला हुआ था 5000 मनसब, 5000 का मनसब इनको दिया गया था। अब्दुल रहीम खान खाना, ये अब्दुल रहीम खान खाना वही है जो रहीम के नाम से फेमस हुए हैं। ये बैरम खां के बेटे थे और अकबर ने इनको खान खाना की उपाधि दी थी। और बैरम खां का पुत्र था और बहुत ही उच्च कोटि का विद्वान भी था, कवि भी था और खान खाना की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। अकबर ने इसका अपने बेटे की तरह पूरी तरह से पालन पोषण किया था। और तुर्की में जो बाबर ने बाबरनामा पुस्तक लिखी थी उसका आपका फारसी में इसने ट्रांसलेट किया था, अब्दुल रहीम खान खाना। और अब्दुल रहीम खान खाना ये जहांगीर रहीम के व्यक्तित्व से काफी ज्यादा प्रभावित था और ये आपका जहांगीर का गुरु भी था एक तरह से, अब्दुल रहीम खान खाना। और रहीम को गुजरात प्रदेश को जीतने के बाद अकबर ने खान खाना की उपाधि से इसको सम्मानित किया था, जब गुजरात विजय करके आया था उसके बाद। और इसकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आपकी रहीम की, उसमें रहीम रत्नावली और रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीमन विनोद, रहीम कवितावली, रहीमन चंद्रिका और रहीमन शतक दोहावली। ये रहीम दास जी जो थे, इन्होंने आपका हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा लिखा हुआ है और इनके बहुत सारे दोहे हैं जो आज भी काफी अच्छे प्रचलित हैं। जैसे रहीम दास जी के दोहे में, देनहार को और है बेजत सो दिन रैन, लोग भ्रम हम पे करें यते नीचे ने। आपका रहीम दास जी की मुलाकात एक बार तुलसीदास जी से हुई थी, तो एक बार उन्होंने पूछा कि भाई आप इतना दान करते हैं उसके बाद भी आप, यानी कि आंखें आपकी झुकी हुई है जबकि दानदाता तो बहुत महान होता है। बोले कि ये लोग भ्रम करते हैं कि मतलब मैं देने वाला हूँ, देने वाला मैं नहीं हूँ, देने वाला तो ऊपर वाला अल्लाह है जो रात दिन भेजता है और लोग समझ लेते हैं कि मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत गरीबों को दान करते थे। इन्होंने लोगों के संबंध के ऊपर लिखा हुआ है कि रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे तो फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। उन्होंने कहा है कि जो आपका संबंधों का जो धागा होता है, प्रेम का धागा होता है, उसको यानी कि छिटक के नहीं तोड़ देना चाहिए, बल्कि एक बार टूट जाता है तो गांठ पड़ जाती है, उस मतलब ये कि पहले जैसे संबंध नहीं रहते हैं। हकीम हुमायूं, ये आपके हकीम हुमायूं अकबर के प्रमुख रसोइये थे, हेड कुक थे। और इनकी हकीम की अनुपस्थिति में अकबर बादशाह ने कई बार कहा था कि हकीम हुमायूं के जाने से भोजन में स्वाद नहीं आता, मतलब बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाते थे ये। मुल्ला दो प्याजा, ये आपके मुल्ला मौलवी थे और ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और ये अरब के रहने वाले थे। हुमायूं के समय ये भारत आए थे और अकबर के नवरत्नों में इनको शामिल किया गया था और आपका खाना खाते समय दो प्याज एक साथ में खाना पसंद करते थे, इसलिए अकबर ने इनको मुल्ला दो प्याजा की उपाधि से सम्मानित किया था। ये आपके दरबार के अकबर के दरबार के महान 9 विद्वान थे जो अलग अलग क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते थे। उन सभी को अकबर ने अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था, यानी कि आपका ये अब्दुल समद जो है हुमायूं के द्वारा
ईरान से लाया गया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता यानी कि आपकी मनसबदारी प्रणाली थी। उसने यानी कि अपने राज्य में मनसबदारी प्रणाली लागू करके सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। इसकी और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा मनसबदारी व्यवस्था क्या थी बाद में। अकबर ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया था। इसमें संस्कृत भाषा की बहुत सारी जो पुस्तकें थी उनका फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसमें खास करके आपके रामायण महाभारत ये बहुत सारी बुक थी जिनका आपका अनुवाद किया गया था। और इस अनुवाद विभाग का यानी कि ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का हेड अब्दुल समद को ही बनाया गया था। और अकबर के समय में हिंदी भाषा का बहुत विकास हुआ था और अकबर के समय ही आपके तुलसीदास जी ने रामचरितमानस भी लिखा था और चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। और मुगलों की उस समय राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। वास्तुकला आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं। बादशाह अकबर ने बहुत यानी कि बिल्डिंगों का निर्माण करवाया था और उसने गुजरात और अन्य शैलियों में मुस्लिम और हिंदू लक्षण उसके निर्माण में दिखाई देते हैं। अकबर ने आपका फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था और इसके आगरा से यानी कि 26 किलोमीटर पश्चिम में ये आपका 26 मील यानी 42 किलोमीटर पश्चिम में ये उसने फतेहपुर सीकरी नगर बसाया था। ये आपका जो बुलंद दरवाजा यहीं पर है फतेहपुर सीकरी में और हुमायूं का मकबरा भी है, बनवाया इसने दिल्ली में। और अकबर का मकबरा ये आपका सिकंदरा आगरा में है। इसके समय की काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जो अकबर के हुमायूं के समय बनवाई गई थी। और ये आप देख सकते हैं कि हुमायूं का मकबरा है जो दिल्ली में है। हुमायूं की विधवा जो बेगम थी हाजी बेगम, उसका द्वारा यानी कि अकबर के समय इसका निर्माण करवाया गया था। ये देखिए आगरा का किला है जो अकबर ने बनवाया था। इस आगरा के किले में अकबर के द्वारा बहुत सारी बिल्डिंग बनवाई गई जिनमें आपका देखने लायक है दीवाने आम, दीवाने खास। और इसके बाद आपका ये फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी बिल्डिंग हैं। ये आप देख पा रहे हैं आपका पंचमहल इसमें और बहुत सारी ये बिल्डिंग हैं। ये जोधाबाई का महल, ये 1571 में अकबर ने अपनी जो राजधानी थी आगरा से फतेहपुर सीकरी ट्रांसफर कर ली थी और 1571 में ये कैपिटल बन गई थी। और अकबर ने गुजरात को जीता था और जीतने के बाद ये अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी बना ली थी। और 1572 से लेकर के और 1585 तक अकबर यहीं पर रहा और 1584 तक लगभग यानी कि उसने राजधानी को रखा। और अकबर ने यहाँ पर कई बिल्डिंग बनवाई थी जो बहुत देखने लायक है। इसमें आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग है वो आपका यहाँ का बुलंद दरवाजा है जो कि इंडिया का सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। ये आपका बुलंद दरवाजा है, ये देख पा रहे हैं आप बुलंद दरवाजा। ये यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। और ये देखिए पंचमहल है यानी कि 5 मंजिला बिल्डिंग है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, पंचमहल इसको कहा जाता है, फतेहपुर सीकरी में है। ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ये अकबर के समय ज्यादातर जो बिल्डिंग है वो आपकी लाल कलर के मार्बल से बनी है, लाल कलर की उससे पत्थर से बनी है। लेकिन ये शेख सलीम चिश्ती का जो आपकी दरगाह है
तो अकबर ने पहले बनवाई थी इसको, फिर जहांगीर ने आपका संगमरमर के यानी कि मार्बल, सफेद मार्बल से इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ये शेख सलीम चिश्ती का बहुत बड़ा अनुयायी था अकबर, और ये चिश्ती संप्रदाय के बहुत बड़े सूफी संत थे। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को उसका बेटा सलीम मिला था, जो सलीम चिश्ती की दरगाह है। ये देखिए बीरबल का महल है, ये भी आपका ये बिल्डिंग है आपके फतेहपुर सीकरी में ही है। और ये देखिए ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। और ये आगरा में ही आपका सिकंदरा जो जगह है वहाँ पर ये अकबर का यानी कि मकबरा है, जो अकबर की मृत्यु के बाद इसमें अकबर को दफनाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। इस आगरा में आपका सिकंदरा का मकबरा है आपका अकबर का, इसमें अकबर के अलावा बहुत सारे और भी मुगल शहजादों के इसमें मकबरे हैं। ये तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। चलिए, तो ये आपका आज अकबर का कंप्लीट हो गया है।